गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं आपका अभ्यास करो के द्वारा जो ये चैनल YouTube का है उसमें बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने नाम बताने की कोई ज़रूरत है, इतने दिनों से आप जान ही चुके हैं और इतना मुझे पूर्ण यकीन है कि आपकी इंग्लिश इतनी तो अच्छी होगी कि आप इस नाम को पढ़ सकते हैं। और बहुत पहले विलियम शेक्सपियर ने लिखा था कि नाम में क्या रखा है। हालांकि ये बात अजीब सी है कि उनके नीचे ठीक उनका नाम लिखा हुआ था, विलियम शेक्सपियर। तो फ्रेंड्स, नाम में क्या रखा है? दैट्स मीन दैट आधार कार्ड और वीज़ा, क्योंकि अगर आप आधार कार्ड बनाने जाते हैं तो उसमें आपको नाम की ज़रूरत पड़ेगी, आप वीज़ा लेने जाते हैं तो भी आपको नाम की ज़रूरत पड़ेगी, वरना नाम में कुछ रखा नहीं होता। इसका सेंस ये होता है कि आपका जो काम होता है, आपकी जो तकनीक होती है, आपकी जो कौशल और स्किल है वो ज़्यादा बोलते हैं रादर देन योर नेम। ओके फ्रेंड्स, सो आइए आज का सेशन मैं स्टार्ट करूं। जैसा मैंने कहा था कि 2 सेशंस में मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया कराया था और आज के सेशन में जो कॉन्सेप्ट के बाद एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो एसएससी में पूछे जा सकते हैं, या चलिए एसएससी में पूछे गए भी हैं, और या फिर किस किस एंगल से पूछा जाएगा और क्या हम एक ही चीज़ पर रिलाई कर सकते हैं, उस पर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई इसे शेयर करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, उनके साथ एक कंपटीशन टाइप का करना चाहते हैं, क्योंकि आज जो चीज़ें हैं। गुड इवनिंग सर जी। ओके, गुड इवनिंग शिवानी जी, क्रिस मेरा ओके। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी कंपटीशन हो, आप भी जवाब दें, वो भी जवाब दें, कितने ज़्यादा जवाब दे सकते हैं, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं ताकि और भी आपके फ्रेंड्स जुड़ जाए और हम सब मिलकर एक मतलब इंटरटेनिंग कर सकें। ओके फ्रेंड्स, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हम लर्न विथ इंटरटेन। जिस चीज़ को भी आप पूरे इंटरटेन के साथ सीखते हैं आप कभी नहीं भूलते हैं। राजीव कुमार, गुड जॉब, थैंक यू। तो उसे आप कभी नहीं भूलते। फॉर एग्जाम्पल्स, आप किसी बारात में जाएं, वहाँ पर आप खाते पीते हैं, तो वहाँ का खाना आप जल्दी नहीं भूलते क्योंकि आप पूरे इंटरटेन के साथ खाते हैं। आपने ऐसा देखा होगा कि खाना अगर नॉर्मल सा भी हो और आप पूरे इंटरटेन के साथ खाएं तो मज़ा आ जाता है। तो ओके फ्रेंड्स, मैं इस सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ, आप इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें। लेट्स स्टार्ट द सेशन। फ्रेंड्स, ये एक अपील है जिसमें आप देख सकते हैं मेरे पीछे सृजन में योगदान। फ्रेंड्स, हमारी संस्था आपके लिए कोशिश कर रही है। कल बीपीएससी में इस रिजल्ट भी कुछ आए थे हमारी संस्था के द्वारा, जो भी बताया गया था काफ़ी लोगों को यूजफुल भी वो मिल रहा है, उपयोगी हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि हमारी संस्था बहुत अच्छा कर रही है या आपको कुछ हेल्प कर रही है। नरेंद्र यादव, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। राधे कृष्णा, प्रणाम। चलिए ठीक है, आपको भी प्रणाम। तो अगर आपको लगता है कि हमारी संस्था आपके सपनों को पूरा करने में योगदान दे रही है, तो आप इस संस्था को अगर कुछ दान देना चाहते हैं, कुछ धन देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए आप देखें कि यूपीआई, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे नंबर कुछ भी कर सकते हैं और ये नंबर आप यहाँ पर दिख पा रहे होगा आपको, 8826315655। दिव्या पाठक के नाम से ये नंबर ओपन हो जाएगा। जैसे आप उसे इस नंबर को अपने यूपीआई वगैरह में डालेंगे तो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप में से भी जिनको ये इच्छा है, ये प्लीज़ आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी संस्था आपके लिए कुछ कर रही है, तो आप जितनी भी चाहें उतनी राशि दान कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया है कि मैं पिछले 2 दिनों से आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बता रहा था, कॉमन इरर्स के बारे में बता रहा था, और आज मैं इसी कॉमन इरर्स पर जो प्रीवियस ईयर के बेस्ट क्वेश्चंस हैं या जो ज़्यादा क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बातें करूंगा। तो फ्रेंड्स, टाइट योर बेल्ट, रेडी टू स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, चलिए पहला क्वेश्चन है, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 13th अक्टूबर, नो एरर। फ्रेंड्स, आपके पास समय कम है, आप इसमें से इसका जवाब देना चाहते हैं जो वो जल्दी से दे सकते हैं कि नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर, नो एरर। मैं 30 सेकंड्स आपके लिए दे रहा हूं फ्रेंड्स, आप इसका आंसर दे सकते हैं। आप में से जो भी देना चाहें, 30 सेकंड्स यू हैव। मैंने कल इस पे बताया था, और अगर आपको ये चीज़ें याद हो, कल का कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से देखा हो
या फिर चलिए आपने प्रायोरिटीज में भी पढ़ी हो तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। 15 सेकंड और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, आप में से कोई अगर आंसर देना चाहें, बाद में फिर मैं इसे एक्सप्लेन भी करूंगा कि मैं इसका आंसर ये क्यों दे रहा हूं। ओके, चलिए नाइदर ऑफ देम, मैंने कल आपको बताया था कि जब भी चूट करने की बात हो, देखिए फ्रेंड्स यहाँ आपके दिमाग में दो किस तरह से आप इरर्स को पकड़ेंगे। नाइदर ऑफ देम मीन्स ये सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर। और आप जानते हैं कि जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करते हैं तो सिंगुलर वर्ब करते हैं। नाइदर ऑफ देम इज गोइंग। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कुछ और भी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे नाइदर ऑफ के बाद देखिए कैसे हम इरर्स को करेंगे। नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, मैं आपको डील करवाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कोशिश कर रहा हूं कि आप में वो विजन डेवलप हो सके कि आप इसे कैसे सही से कैसे आप सही आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। देखिए नाइदर ऑफ देम, बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि नाइदर ऑफ का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। जब भी दो व्यक्ति रहे कम से कम तो देम ठीक है, प्लूरल तो होना चाहिए, चलिए प्लूरल हो गया। अब आप वर्ब को देखें, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग। फ्रेंड्स यहाँ पर जब मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रहा हूँ तो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी लिए हैं जो इसके रूल से बाहर है और कुछ निश्चित रूप से टफ क्वेश्चन है। अगर आप इनके जवाब देते हैं, यकीन मानिए कि आपका लेवल बहुत अच्छा है, बिल्कुल आसान लेवल के क्वेश्चंस नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग। आपको चीजें और भी कई मान के चलते हैं कि यहाँ पर इसे आर नहीं इज ही दिया जाता और यहाँ पर नाइदर ऑफ की जगह मान लीजिए 4 स्टूडेंट दे दिया जाता, फिर आप किस में इरर करते, किस तरह की बातें करते। आप देखिए नाइदर को लेके आपके दिमाग में जो भी चीजें हैं उसे ऐसे समझने की कोशिश करें। आपने नाइदर को कहाँ कहाँ पढ़ा है, नाइदर नॉर पढ़ा है, नाइदर ऑफ पढ़ा है। और याद करें कल मैंने रूल बताया था कि आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ जब भी आप प्रयोग करें तो उसका जो सब्जेक्ट होगा, जो उसका वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, जो उसके आगे आने वाले प्रोनाउन होंगे वो सिंगुलर होंगे। इसमें आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि नाइदर ऑफ देम इज, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, नाइदर ऑफ देम, इस आर को आप हटा दें, इज का प्रयोग कर दें, दैट्स द राइट आंसर। नाइदर ऑफ देम इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर कि 10 तारीख को जो पार्टी हो रही है। डिम्पल ठाकुर, हेलो सर, गुड आफ्टरनून। देखिए गुड आफ्टरनून। चलिए आप लोग प्लीज यहाँ पर इसे जवाब देने की कोशिश करें क्योंकि मेरा मुख्य मकसद आपको इसके माध्यम से बताना है। तो फ्रेंड्स नाइदर ऑफ देम इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी, क्यों आप जान चुके हैं, मैंने कल आपको बताया था। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद अगर ऑफ रहे तो प्लूरल तो आएगा ही आएगा क्योंकि कुछ चीजों में से आप चुनेंगे। 5 चीजें हैं उसमें से एक चीज चुनेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप 2 में से एक चीज चुन लेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ही वॉक्ड 5 miles which are really a great distance for a man, यहाँ 2 मैन है, चलिए, मैन लाइक हिम who is not only old also ill। चलिए यहाँ पर मैं सी डाल देता हूँ। he walked 5 miles which are really a great distance B for a man like him, C यहाँ पे C है फ्रेंड्स, who is not only old but also ill। देखिए फ्रेंड्स ये निश्चित रूप से टफ क्वेश्चन है। अब क्या इसके जवाब आप दे सकते हैं, क्या इसका जवाब आप दे सकते हैं? चलिए 30 सेकेंड है, मैं फिर से क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर दूं। He walked 5 miles which are really a great distance B for a man like him who is not only old but also ill। चलिए फ्रेंड्स, इसे डिम्पल ठाकुर ने सी का जवाब दिया। ओके ठीक है, मैं जब आंसर बताऊं डिम्पल ठाकुर जी तो उम्मीद करता हूं कि आप प्लीज उससे मैच करें कि आपने इसे क्यों दिया। आप जो भी आंसर दें वो तुक्के पर ना होना चाहिए, वो एक्सप्लेनेशन बेस पे होना चाहिए। आपने आंसर्स दिया वो क्यों दिया। ओके फ्रेंड्स, डिम्पल ठाकुर ने सी दिया है और किन्हीं को इसका आंसर देना है तो प्लीज देखिए चीजें टफ है। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि क्वेश्चंस बहुत आसान है और आप आसानी से मार देंगे, क्योंकि मैंने कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स में देखा है जहाँ पे लोग पढ़ाते हैं तो वो 10-12 क्वेश्चंस ऐसे सिलेक्ट करते हैं जो काफ़ी ईजी होते हैं, उन्हें एक्सप्लेन कर देते हैं और उन्हें एक्सप्लेन करने के बाद आपको भी लगता है कि यार इसे तो मैं भी बना सकता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स एग्जामिनेशंस की जो सच्चाई होती है वो अलग होती है। अगर आप टफ क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं, मैन का मैन आएगा, ओके, सो आप MEN कर रहे हैं, ओके ठीक है, ओके चलिए ठीक है, मैं ये भी क्लियर करूंगा आपको। तो आसान से क्वेश्चंस के लिए क्या होगा, ठीक है, वो आप बनाएंगे तो आपके कंपटीटर्स भी बना लेंगे, बट फ्रेंड्स आपके जो रिजल्ट डिसाइड होगी वो इसी तरह के टफ क्वेश्चंस में होगी। He walked 5 miles which are, देखिए ये मैन तो बिल्कुल सही है, लाइक ग्रेट डिस्टेंस फॉर ए मैन, देखिए ए का प्रयोग किया गया है तो यहां पर कोई जरूरत ही नहीं है कि मैन MEN हो, MAN सही है, MAN बिल्कुल सही है क्योंकि ए का प्रयोग किया गया है। आप जानते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है,
जहां कहीं भी नाउन हो, अगर आर्टिकल है तो वो नाउन ही होगा। तो अब वो ए मैन है, ए सिंगुलर नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। अब यहां पर आप समझ सकते हैं, हो सकता है आपको ये डाउट हो कि बट ऑल्सो नॉट ओनली। फ्रेंड्स नॉट ओनली बट ऑल्सो का एक रूल आप इसके साथ ये भी समझ लें कि नॉट ओनली बट ऑल्सो एक बिल्कुल रेशियो में चलते हैं। जैसे अगर आपने रेशियो पढ़ा होगा कि मैं ये कहूं कि मैं 30 रुपये को 16 रुपये को 3:5 में बांटता हूं, तो इसका हुआ 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 कि 6 रुपये से 10 रुपये से। अगर मैं इसे 24 कर दूं तो एक को आप जान सकते हैं फ्रेंड्स कि 9 रुपये मिलेंगे, एक को 15 मिलेंगे। सेम चीज इसमें भी होगा कि नॉट ओनली, जी यहाँ पे देखिए ओल्ड है बट ऑल्सो इल ले रहा है, बिल्कुल सही। ये भी वर्ब ये भी अपने आप बात एडजेक्टिव ले रहा है, ये भी ले रहा है। यहां पर भी एरर नहीं है। अब आप कैसे एरर पकड़ेंगे? आपको सेंटेंस स्टार्ट करने चाहिए, ही वॉक्ड 5 माइल्स, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि 5 माइल्स है तो आर बिल्कुल सही है, ही वॉक्ड 5 माइल्स तो इजी है। लेकिन फ्रेंड्स जब भी हम किसी चीज को एज ए पूरी प्लूरल नाउन को भी ले लें और ये सिंगुलर ट्रीट करें, 5 माइल्स है ना, 5 माइल्स वो चलता है, उसका जो टहलने का सीजन है, यानी जो टहलता है, जो उसकी दूरी है, एक डिस्टेंस है, वो 5 माइल्स है। कॉमन सेंस में है, दैट्स वी डोंट यूज प्लूरल वर्ब। यहां पर जो 5 माइल्स है आप इसको सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ऐड कर रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स कॉल्ड इज। ओके डिम्पल ठाकुर जी, तो इसका जो आंसर्स होंगे वो होगा ही वॉक्ड 5 माइल्स विच इज रियली अ ग्रेट डिस्टेंस, कि वह 5 माइल चला, जो उस जैसे आदमी के लिए सच में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हो सकता है आदमी बीमार हो सकता है आदमी के कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो उस जैसे आदमी के लिए ये बहुत बड़ी बात है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है ओके आइदर, यहां लिखा हुआ फ्रेंड्स आइदर माई कलीग और ए प्यून आर कमिंग होम विथ द मटेरियल टुडे, नो एरर। चलिए फ्रेंड्स आप इसमें से एरर्स बताएं कि क्या है। 30 सेकंड्स आपके पास है। आइदर माई कलीग और ए प्यून आर कमिंग होम विथ द मटेरियल टुडे, नो एरर। यस शुरू में यू राइट, मैंने थोड़ा जल्दी में दिया, कोई बात नहीं फिर डिम्पल ठाकुर जी, ये होते रहता है, कभी हम सही होते हैं कभी हम गलत होते हैं, बट जो बड़ी इंप्रूवमेंट्स होती है कि आप डेयरिंग करते हैं आंसर देने की। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी इजी क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए आप देखिए आइदर माई कलीग और ए प्यून आर कमिंग होम विथ द मटेरियल टुडे। चलिए आप इसमें से एरर्स बताएं, क्या एरर्स हो सकता है। 30 सेकेंड्स आपके पास है। अभी तक सिर्फ डिम्पल ठाकुर ने ऑप्शंस आंसर्स दिए हैं फ्रेंड्स, आप में से भी कोई प्लीज आंसर देने की कोशिश करें। अगर आप आंसर नहीं दे पाएंगे तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि आप हंस कर रहे हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन जरूर टफ है बट आपको इसके आंसर्स देने चाहिए। यकीन मानिए कि डिम्पल ठाकुर ने फिर से सी आंसर दिया है, और भी अगर कोई आंसर देना चाहते हो तो प्लीज जल्दी से इसका आंसर्स दे, क्योंकि फ्रेंड्स यही इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे जो एग्जामिनेशंस में आपकी रिजल्ट्स को डिसाइड करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एकदम आसान से 4-5 क्वेश्चंस आ जाए आप मार चुके हो, क्योंकि अगर क्वेश्चंस इजी होंगे, अगर क्वेश्चंस आसानी से एरर्स वाले आएंगे तो दूसरों के लिए भी वो इजी होंगे, दैट्स दे आर मैच टू यू, वो लगभग आपके बराबर होंगे। अब कैसे उनसे आगे निकलेंगे? तो फ्रेंड्स चलिए ठीक है, आइदर माई कलीज और ए प्यून, मैंने आपको कल बताया था कि जो अगर दोनों तरफ आर्टिकल रहे तो हम दोनों को अलग अलग प्रिटेंड करेंगे। यहां पर आप देखें फ्रेंड्स आइदर माई कलीज, ठीक है, और ए प्यून, यानी कि जो कलीग है वही प्यून। या फिर आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि यहां पर आइदर लिखा हुआ है और लिखा हुआ है। चलिए इस तरह प्रेजेंट आइदर माई कलीग और ए प्यून, या तो मेरा कलीग या फिर कोई प्यून है। तो फ्रेंड्स आप ये जानते हैं कि जब आइदर और लगा रहे हैं तो सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर। आप किस वर्ब का यूज करेंगे? आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे फ्रेंड्स। और जो आंसर्स होंगे आइदर माई कलीग सही है, और ए प्यून दैट्स नॉट आर, इज आर कमिंग होम विथ द मटेरियल टुडे। डिम्पल ठाकुर जी सी इसमें पता नहीं आपने जो दिया होगा, आप शायद ये सोच रहे होंगे कि द मटेरियल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ओके शायद क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि मटेरियल नाउन के साथ हम द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन यहाँ पर मटेरियल का मतलब सामान होता है। मान लीजिए कोई सामान हो, कोई चीज हो, फाइल्स वगैरह की चीजें हो, तो फिर ये होगा। तो आइदर माई कलीग और ए प्यून इज कमिंग होम विथ द मटेरियल टुडे। ओके फ्रेंड्स
चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर लेता हूं। आज मैं कुछ क्वेश्चंस को लूंगा फ्रेंड्स, और जितने भी 10, 12 या 15 क्वेश्चंस को मैं लूंगा, इन क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये ऐसे बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं है कि आप इनको देख, कुछ क्वेश्चंस इजी हैं, ऐसा बिल्कुल मत घबराइए कि सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ बॉक्स हैं और इससे मैंने जानबूझ के आपको ये कर दिया है कि आप बना ही ना पाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस निश्चित रूप से आसान हैं और फ्रेंड्स आई थिंक कि आपको इनके जवाब देने चाहिए, चाहे टफ हो चाहे ईजी हो। यू शुड बी आंसर, यू शुड गिव आंसर। क्यों आंसर्स देने चाहिए? दो चीजें होंगी आंसर्स देने के बाद, या आप सही होंगे या आप गलत होंगे। सही होंगे तो कोई बात ही नहीं है कि चलिए आपको ठीक है, और अगर गलत भी होंगे तो आपको एक तरीका पता चल जाएगा कि इस तरीके से गलती हो सकती है और हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मैं चलता हूं, नेक्स्ट पेयर ऑफ क्वेश्चंस पे। चलिए 2 क्वेश्चंस इस सेक्शंस में है, मैं क्वेश्चंस पढ़ूं। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। आप हमसे फ्रेंड टाइड का मतलब कौन जानते हैं? रोचक चीज है ना कि टाइड आप में से शायद किसी ने सुना होगा। चलिए फ्रेंड्स, टाइड का अर्थ मैं बता दूं आपको कि ज्वार भाटा होता है। तो हो सकता है कि आप में से कुछ फ्रेंड्स की ये प्रॉब्लम जरूर होगी कि आप इस इंग्लिश को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सेंटेंस में लिखा क्या गया है। ओके फ्रेंड्स, मे बी आप में से कुछ की प्रॉब्लम्स हो सकती है कि आप इसे समझ ही नहीं पा रहे हो कि कहा क्या जा रहा है। तो चलिए मैं आपको इसकी हिंदी कर देता हूं। हालांकि एग्जामिनेशन हॉल में ये नहीं होगा, एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आपको रूल्स पे टिके रहना होगा। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस, कि जो ज्वार भाटा का उतरना चढ़ना होता है वो चंद्रमा के इन्फ्लुएंस के कारण होता है, यानी चंद्रमा के प्रभाव के कारण होता है। चलिए फ्रेंड्स, आप में से इसमें से कौन कितने सही कर रहे हैं? 30 सेकेंड्स का टाइम आपके पास। आप में से जो आंसर देना चाहें, मैं वेट कर रहा हूं कि अगर आप 30 सेकेंड में आंसर दें तो ठीक है, वरना मैं इसकी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, आप में से जो आपको समझ में आ रहा है, सही गलत जो भी आंसर्स आपके दिमाग में उठ रहे हैं, आप प्लीज उसे दें, क्योंकि आंसर्स बड़ी चीज है, सही गलत बात की चीज है, पहले आंसर्स बड़ी चीज है कि आप आंसर्स देना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी आपके दिमाग में उठ रहा है, जो भी लग रहा है कि ये आंसर्स होंगे, तो प्लीज उस आंसर्स को दीजिए। आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है कि आप सही आंसर दें, आप बस आंसर दें। सही गलत क्या है वो एक्सपेंशंस पे पता चल जाएगा। 10 सेकंड फ्रेंड्स। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू lunar influence, no error। चलिए, डिंपल कुमार ठाकुर जी ने सी दिया है, शिवम गुप्ता ने भी सी दिया है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, मैं चेक करता हूं, हम एक्सप्लेन करते हैं। और कोई आंसर देना चाहते हैं? चलिए, और अगर कोई आंसर देना चाहते हैं तो ठीक है, चलिए मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, द राइज एंड फॉल, मैंने आपको बताया था कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, जो उसका वर्ब होता है, किसी भी सेंटेंस का जो वर्ब होता है, ये डिपेंड करता है कि उसका मेन सब्जेक्ट कैसा है, उसके मेन जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो आप देखेंगे इसका मेन सब्जेक्ट है द राइज, यानी उठना। और द राइज क्या है फ्रेंड्स? एक तो ये अनकाउंटेबल टाइप का है, द राइज एंड फॉल। अब देखिए यहाँ पर एंड फॉल दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। हो सकता है आपको लगे द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस। द राइज एंड फॉल, उठना और गिरना, इस दोनों को फ्रेंड्स एक ही सेंस में लिया जाता है। मुझे याद है कुछ दिन पहले हम कुछ स्टूडेंट्स ने कह रहे थे कि सर सिप और चिप्स वगैरह का शायद ऐसे कुछ बातें थी कि चिप्स और ये वाला, तो वहाँ इज का प्रयोग करें, वहाँ आर का प्रयोग करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि द राइज एंड फॉल एक ही चीज है ऑफ द टाइड, नॉट ए आर, इट्स इज। उठना और गिरना दोनों संबंधित है, दोनों को हम एक चीजों में ले सकते हैं। तो राइज ऑफ टाइड एंड फॉल ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड is due to lunar influence। शुभांकर राजन प्रेजेंट सावन वे, ओके, थैंक यू वेरी मच शुभांकर राजन जी। चलिए, आप लोग वैसे भी इसका आंसर्स दे सकते हैं। देखिए, स्पेसिफिकली आंसर्स देने की कोशिश कीजिए, बस आपके पास होना चाहिए आप आंसर दे रहे हैं, दैट्स मैटर, दैट डजंट मैटर कि आप सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, पहले मैं से मिटा दूं तो आप समझ गए द राइज एंड फॉल, इन दोनों को हम एक कंसिक्वेंस में ले सकते हैं। इट्स लाइक दैट एक ही चीजें होती हैं, द राइज एंड फॉल। और जब दो अलग अलग नाउन जो एंड से जुड़े हो, हम उनको एक सीक्वेंसेस में लेते हैं, एक ही टर्म में लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फूड, ठीक है, ब्रेड एंड बटर दो अलग अलग चीजें हैं, ओके, बट उन दोनों को हम एक फूड की तरह लेते हैं। तो राइज एंड फॉल क्या है? एक एक्शन है, राइज भी एंड फॉल भी। तो इसे हम एक एक्शन, एन एक्शन, देखिए आप एन एक्शन क्या है? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एन एक्शन दैट्स कॉल्ड सिंगुलर वर्ब।
चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मैनी ए मैन हैव स्कम्ड टू दिस। ओके, चलिए पहले मैं इसे छोड़ता हूं। मैनी ए मैन हैव स्कम्ड टू दिस टेम्पटेशन नो इरर। तो चलिए, शुभांकर राजहंस ने डी कहा है। 5 के लिए आई थिंक शुभांकर जी आपका आंसर है डी। ओके, 5 के लिए आप डी कह रहे हैं। चलिए ठीक है, और भी कोई आंसर फ्रेंड्स, प्लीज क्विक आंसर देने की कोशिश कीजिए। 30 सेकेंड्स आपके पास है। मैनी ए मैन हैव स्कम्ड टू दिस टेम्पटेशन नो इरर। देखिए ऐसे तो है ये CHSL और CGL की इंग्लिश, मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही काम करती है। ये आपके डेली लाइफ में काम कर सकती है, या आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में काम कर सकती है। आप में से अगर कोई आगे जा रहे हैं, ना चाह रहे हैं, वहां पर आंसर 4 का ओके डी नो इरर। चलिए 5 का आंसर दें। तो वहां पे आप जाना चाह रहे हो किसी भी में भी, मान लें कि आप में से कोई NDA देना चाह रहे हो, कोई कंबाइंड डिफेंस सर्विस देने जा रहे हो, या कोई और भी किसी एग्जामिनेशंस को देने जा रहे हो, तो फ्रेंड्स हर जगह आपके इंग्लिश की टेस्ट होती है। आप रोचक इंटरेस्टिंग बात देख लीजिए, हम हिंदी को मातृभाषा मानते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनमें इंग्लिश की महत्ता बहुत ज़्यादा है। कुछ मान लें BPSC वगैरह में नहीं होती है, UPSC में भी तो क्वालिफाइंग पेपर है ही। शिवम गुप्ता ने हैज कहा है। ओके ठीक है शिवम गुप्ता जी, हैज कहा है। और भी फ्रेंड्स आप ऐसा आंसर डाल सकते हैं। चलिए 30 सेकंड्स हो गए, मैं इसे क्लेरिफाई करता हूं। देखिए मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद जो टाइम्स होता है उसमें मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट क्लासेस में प्रेजेंट थे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हुई होंगी, और अगर उसमें आप नहीं थे तो आपको इतनी जरूर जानकारी होनी चाहिए किस तरह के क्वेश्चन आप क्विक कर सकें। मैनी ए फ्रेंड्स, जब भी आप मैनी ए मैन देखें बिल्कुल सही चीज़ है। चलिए मैनी ए मैन, कहीं भी गड़बड़ नहीं है। बहुत से आदमी हो सकता है कि आप में से किन्हीं को लग रहा हो कि यहाँ पर MEN होना चाहिए। फ्रेंड्स ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ कि आप मेरे पिछले प्रीवियस वीडियोज को देख के समझें कि क्या यहाँ MEN होना चाहिए था। ये मैं अभी आपको नहीं बताने जा रहा। चलिए मैं यहाँ बता दूँ कि बस ये सही है। मैनी ए मैन हैज, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप मैनी, आदमियों में से एक, बहुत से आदमियों में से एक। डिम्पल ठाकुर जी ने डी कहा, लेकिन देखिए मैनी ए मैन हैज स्कम्ड, मैनी ए के बाद मैनी ए है तो दिखने में आपको मैनी, मैंने कहा था आपको कैसे इसी तरह से SSC आपको कंफ्यूज करेगी कि जैसे आप मैनी देखते हैं आपको हैव सही नजर आने लगता है, आपको लगता है कि मैनी के साथ हैव बिल्कुल सही है। और आई थिंक डिम्पल ठाकुर आपने भी यही सोचा होगा, एंड आपने फिर ये देखा चलो हैव है तो डू दिस, मैंने है स्कम्ड, ये भी सही आपने सोचा होगा, चलो स्कम्ड ठीक है, टेम्पटेशन तो कोई गलती नहीं लगती। बट फ्रेंड्स मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि मैनी के बाद ए का प्रयोग है, यहीं से SSC आपको फंसाती है, यहीं से आपके कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशंस में आपको फंसाया जाता है, आपको ट्रैक किया जाता है। फ्रेंड्स इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन जो होते हैं वो सिलेक्शन एंड रिजेक्शन के आधार पर होते हैं। जब मैं पहली बार कंबाइंड डिफेंस सर्विस देने के लिए गया था तो आई थिंक मैं उस समय इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो एक उसमें से पैराग्राफ था। वो पैराग्राफ कुछ इस तरह का था कि उसका मतलब हिंदी में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बस में एक बुढ़िया सफ़र करते रहती है। वहाँ पर उस बस में, उस शहर में ये रूल रहता है कि कोई भी अब कुत्ते को लेकर बस में नहीं चढ़ सकता, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको फाइन लगेगी। उस बुढ़िया के पास एक छोटा सा पिल्ला होता है, उस पिल्ले को बुढ़िया बचाने के लिए जो ओल्ड लेडी होती है वो अपने कोट में रख लेती है, अपने कोट में छुपा के रख लेती है। एक जेबकतरा जो होता है जिसे कुछ पैसे वैसे चाहिए होता है, जेबकतरा आप जानते होंगे कि जो जेब काटता है, वो उस बुढ़िया के जेब में से, ओवरकोट में से कुछ निकालने के लिए हाथ डालता है, तो उसे वहाँ पे कुछ महसूस होता है, वो उसे हिलाता डुलाता है, वो और हिलता डुलता है, उसे लगता है कि कुछ बड़ा चीज़ है। अंत में उस चीज़ को पकड़ के खींचना चाहता है, जैसे ही खींचना चाहता है वो मतलब अचानक से चिल्लाते हुए अपना हाथ बाहर निकालता है, उसका हाथ पूरा ब्लड से बहते रहता है, क्योंकि उसके अंदर वो बुढ़िया ने कुत्ता छिपा रखा था। तो अब ये तो बिल्कुल कॉमेडी चीज़ थी, मैं इसे पढ़ने के बाद हंसने लगा, थोड़ा सा हंसी छूट गई। मैंने देखा कि मेरे क्लास में जो 60-70 स्टूडेंट्स थे उसमें से कोई हंसी नहीं रहा था, मतलब पूरे सीजन्स के दौरान बहुत, जहाँ तक मुझे याद है शायद ही कोई हंसा। हल्की एक ऐसी चीज़ थी जिस पर हल्के हंसी तो आ ही जाती। अब फ्रेंड्स दो बातें हो सकती हैं, या तो उनमें से कोई उसे समझ ही नहीं रहा था, या हो सकता है कि कुछ लोगों ने समझने के बाद भी परीक्षा के कायदे को ध्यान रखते हुए हंसने की कोशिश नहीं की। तो फ्रेंड्स बड़ी बात ये होती है कि आप इस चीज़ को कितने अच्छे से केयर करते हैं, कितने अच्छे से इंग्लिश को समझ पाते हैं। फ्रेंड्स फिर से मैं कहूँ कि मैनी ए मैन हैज स्कम्ड टू, जैसे आप देखें कि यहाँ पर किस तरह से ट्रैप करने की कोशिश आपको की गई थी, बट मैनी ए के बाद जब भी आप प्रयोग करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट का। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये डाउट्स क्लियर हुए होंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पे मैं चलता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस
हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट नो एरर। इंट्रोडक्शन, देखिए इंट्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं होता है कि आप किसी को इंट्रोड्यूस करवाएं। इंट्रोडक्शन मतलब उससे कहा पहला बार टेस्ट करना। ओके फ्रेंड्स, तो द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर बिवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट नो एरर। चलिए फ्रेंड्स, आप में से जो भी आंसर्स देना चाहते हैं प्लीज जल्दी से आंसर्स दें, क्योंकि देखिए कुछ ही लोग आंसर दे रहे हैं, शिवम गुप्ता, डिम्पल ठाकुर और शुभांकर राजहंस के अलावा और भी लोग हैं। अगर यहाँ पर लाइव है तो प्लीज आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए, मैं आपका नाम नहीं रिवील करूंगा कि आपने किन्हीं का नाम मैं रिवील नहीं करूंगा कि मैंने ये आंसर्स दिया है, बट आप ट्राई तो कीजिए आंसर्स देने के। गलत सही बात की बात है। 30 सेकंड है फ्रेंड्स। शुभंकर राजहंस जी ने हैज कहा है, और कोई आंसर देना चाहते हैं? शिवम गुप्ता ने हैज कहा है, ठीक है। देखिए आप जब हैज, ठीक है, आप आंसर कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही गलत है, तो जब मैं इसको एक्सप्लेन करूं, ओके फ्रेंड्स, तो देखिए कि क्या ये एक्सप्लेनेशंस आपने जिस हिसाब से इसे हैज कहा है, जिस रीजन से कहा है, जिस लॉजिक से कहा है, क्या वो लॉजिक सही है? मैं ये नहीं कहता हूं कि जो मैं लॉजिक कहूंगा बिल्कुल वही सही होगा और आपके लॉजिक बिल्कुल गलत हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स। मगर हम दोनों के लॉजिक्स अगर मैच करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर संभावनाएं बढ़ती हैं कि वो चीजें ज्यादा सटीक होंगी। ओके, डिम्पल ठाकुर जी ने हैज नॉट और हैज बीन कहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर इसका सेंटेंस है द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी, मतलब आप इस तरह के कुछ भी बिवरेजेस, मतलब फ्रेंड्स होता है बिवरेजेस, बिवरेजेस का मीन्स होता है पेय पदार्थ जो आप पीते हैं, है ना, कि जब आप टी, कॉफी और इन सब चीज़ों को पीते हैं, इन सब चीज़ों को पीना स्टार्ट करते हैं, तो इसके कुछ ना कुछ रॉन्ग इफेक्ट्स जरूर होते हैं। यह बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिना कोई इफेक्ट डाले गुजर जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि रूल्स में कि जो आप मेन सब्जेक्ट है ऑफ, अगर ऑफ लगा हुआ है, याद कीजिए, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स एज, ओके, तो ऑफ के पहले जो लगा होता है वो मेन सब्जेक्ट होता है। द इंट्रोडक्शन क्या लग रहा है आपको? ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, इसके साथ आप किस चीज का प्रयोग करेंगे? द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर बिवरेजेस हैज नॉट बीन। और फ्रेंड्स देखिए, इस बार आपने तीनों ने सही जवाब दिया है, शुभंकर जी ने, शिवम गुप्ता ने और डिम्पल ठाकुर ने। तो देखिए फ्रेंड्स, ये होता है कि अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका ब्रेन आपको सही आंसर्स तक पहुंचाने लगता है। हम सब ह्यूमंस में कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है कि हम सब सीख सकते हैं, एवरीवन वी कैन लर्न, हम सब सीख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश द क्लोथ्स फास्टर नो एरर। 30 सेकंड्स है फ्रेंड्स आपके पास इसका आंसर देने के लिए। चलिए, जो भी इसका आंसर देना चाहें क्विक दे सकते हैं। द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लोथ्स फास्टर। थर्टी सेकेंड्स। अब चलिए 20 सेकेंड से अगर आप में से कोई इसका आंसर देना चाहे। देखिए, आप आंसर दे ना दें, मैं तो इसका एक्सप्लेन करूंगा ही। आप आंसर्स देंगे तो आप इस बेनिफिट में रहेंगे कि आपने आंसर दिया और जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया वही रीजंस आपके भी थे, तो वो मैच कर जाएगा। ओके, शुभांकर राजहंस जी ने वासिस कहा है, ठीक है। और भी आप में से फ्रेंड्स अगर कोई देना चाहे जिसका आंसर्स दे सकते हैं। 10 सेकंड और है फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, अब आप ओके, अभी डिम्पल ठाकुर भी गुप्ता ने बी कहा है, शिवम गुप्ता ने वासिस कहा है, बी कहा। ओके चलिए ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, चलिए मैं इसके एक्सप्लेनेशन से पहले आपको एक बात बताता हूँ कि आप कुछ भी सीख सकते हैं। आई थिंक आप लोगों ने स्पेस एक्स सुना होगा, टेस्ला सुना होगा, न्यूरोलिंक सुना होगा, एआई शायद मशीन कुछ इसका नाम भूल रहा हूँ मैं। तो इन चारों कंपनियों में कॉमन क्या है? इन चारों कंपनियों में एक ही कॉमन है, क्योंकि जो चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ, वो एलन मस्क है। और एलन मस्क एक इंटरव्यू में गए थे, जो यूट्यूब के रॉकेट साइंटिस्ट जो थे उनका अपना यूट्यूब चैनल था, उस पर वो गए थे जब वो स्पेस एक्स के बारे में डिजाइन कर रहे थे। और उस इंजीनियर ने कहा था अपने इंटरव्यू में कि बाद में जब उन्होंने ले लिया कि मैं आज तक कितने लोगों से मिला हूँ, इतने सीईओ से मिला हूँ, इतने प्रेसिडेंट से मिला हूँ, सबका इंटरव्यू लिया हूँ, लेकिन पहला ऐसा आदमी दिख रहा है, पहला ऐसा सीईओ दिख रहा है जिसे अपने क्षेत्र में इतनी ज़्यादा नॉलेज है। मीन्स इनकी नॉलेज रॉकेट साइंस में मुझसे भी ज़्यादा है। एंड देयर एलन मस्क हैजंट एनी डिग्री। एलन मस्क के पास कोई डिग्री नहीं है, उन्होंने किसी भी, वो नॉर्मल इंजीनियर हैं, उन्होंने रॉकेट साइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता। सो फ्रेंड्स, डिपेंड इस पे करता है कि आप चीज़ों को कितने अच्छे से समझ रहे हैं। आइए, बिल्कुल सही जवाब है द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स। मैं यहाँ बता चुका हूँ, न्यूअर टाइप है ना फ्रेंड्स। आपके पहले ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप जानते हैं कि आप जब सिंगुलर बनाते हैं तो क्या लगाते हैं? वासिस।
फ्रेंड्स WASHES, वासेस सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब। द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वासेस क्लोथ्स फास्टर, कि नए टाइप की जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आई है वो ज़्यादा अच्छे से धोती है। चलिए फ्रेंड्स 8वां नंबर क्वेश्चन भी है बिल्कुल। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर, नो एरर। चलिए फ्रेंड्स ये ट्रिकी क्वेश्चन है और निश्चित रूप से ये टफ क्वेश्चन है। चलिए अब इसे आप बनाएं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ऑन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। ओके फ्रेंड्स, चलिए 30 सेकेंड्स, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। शुभंकर आयंस जी ने ईच स्टूडेंट्स का है। ओके फ्रेंड्स, और भी आप में से कोई जवाब देना चाहे? ये बिल्कुल भी ट्रिकी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आसान नहीं है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हमारा जो हो सकता है कि आप बहुत से लोग इंग्लिश बैकग्राउंड के होते हैं, मगर ग्रामर्स जो होते हैं वो जरूरी नहीं कि इंग्लिश बैकग्राउंड वालों की अच्छी हो जाए या बेहतर हो जाए, या आप में से पूरे हिंदी बैकग्राउंड के हैं तो उनका कहीं से ऐसा नहीं होता है कि उनकी ग्रामर खराब हो जाए। It just depends on our learning. You can learn everything if you want. चलिए फ्रेंड्स, शिवानी कुमारी जी ने बी कहा है। थैंक यू शिवानी कुमारी जी, बहुत देर के बाद आपका जवाब आया, या हो सकता है बहुत देर बाद आप लाइव आई हैं। चलिए बी है, ठीक है। और भी जवाब आप फ्रेंड्स, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप में से और के भी जवाब आने चाहिए। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अब और भी अगर कोई जवाब देना चाहे। चलिए, मैं जानता था कि मैं जैसे जैसे ट्रिकी क्वेश्चंस कहूँगा आप में से जवाब देने वाले बहुत से लोग जो हैं हिचकेंगे, उन्हें लगेगा कि चलो दो तो सही हुआ, अब इसमें क्या कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। तो फ्रेंड पता नहीं आप लोग क्यों फेल्योर से डरते हैं। मैंने कई बार आपको समझाया था कि जो फेल्योर होता है, जो आपकी असफलता होती है, वो आपके डर की हवा निकाल देती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, पहले मैं शुभंकर से क्लियर कर दूं कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स जो है, ईच स्टूडेंट सेंटेंस वर्ड ही गलत है। आप ईच को प्रत्येक के साथ कहते हैं, ईच स्टूडेंट कह सकते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक विद्यार्थियों। क्या सेंटेंस सही लग रहा है फ्रेंड्स? हर एक विद्यार्थियों या हर एक विद्यार्थी। तो ईच स्टूडेंट्स का जो सेंटेंसेस रहता है, सेंटेंस है वो गलत होगा। जब भी आप ईच के साथ स्टूडेंट्स का प्रयोग करना चाहें, आपको अब ऑफ द लगाना होगा, विद्यार्थियों में से प्रत्येक। ईच ऑफ द स्टूडेंट मींस विद्यार्थियों में से प्रत्येक, और ईच स्टूडेंट्स मतलब हर एक विद्यार्थियों। तो फ्रेंड्स ये तो कोई एरर्स नहीं है, यहाँ पे कोई एरर भी नहीं है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास। चलिए यहाँ पर जब भी मैंने आपको ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो आप सिंगुलर वर्ब को ले लेते हैं, ठीक है, हैज भी सही है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखें देयर, मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको जो पहली क्लासेस बताई थी नाउन और प्रोनाउन को एरर्स को लेके, मैंने कहा था कि जो सिंगुलर नाउन होगा वो सिंगुलर प्रोनाउन लेगा। दैट्स यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप हिज ऑन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। हो सकता है फ्रेंड्स आप में से कुछ लोग अभी बिल्कुल एकदम महिला दिवस को मना रहे हो, और महिला दिवस के अंतर्गत आप ये कह रहे हो सर अच्छा ये बताइए स्टूडेंट्स है तो आप हर का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? कि हर का भी तो प्रयोग किया जा सकता है। हिज किस बेसिस पर आप कह सकते हैं, किस बेसिस पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हिज का ही प्रयोग होना चाहिए? आप लड़का ऐसे लगता है। देखिए फ्रेंड्स ऐसा कुछ है नहीं, इंग्लिश में ऐसा होता है कि मोस्टली जब ऐसे जेंडर हो जिनके बारे में आप डेफिनेट नहीं हो तो हम मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो पुरुषवादी है उनका प्रयोग करते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नियम सही है या गलत है, हो सकता है आप में से कुछ अभी नारीवादी नारा लगाना शुरू कर दें कि महिलाओं का अपमान है, ये लड़कियों को नीचा दिखाया जा रहा है, इस रूल को बदल दिया जाए। बिल्कुल फ्रेंड्स आप इसको लेके फेसबुक पर आंदोलन वगैरह चला सकते हैं, तो कोई बात नहीं, बट यहाँ पर अभी तक जैसा रूल है उसके अनुसार मैंने काम किया है। कुछ ऐसे चीज़ें फ्रेंड्स जो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, जैसे मून होता है, चंद्रमा है ना, बहुत सॉफ्ट सा है, तो इस तरह की जो प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं उनके लिए बाकायदा हर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो थोड़े से टफ्स होते हैं, जो तो जैसे सन ले लें आप, अर्थ के लिए देखिए आप हर का प्रयोग कर सकते हैं, बट यहाँ पर हिज चलेगा, ऐसा रूल चला आ रहा है। आप चाहें तो इसके खिलाफ फेसबुक या जहाँ पर भी आंदोलन कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आवाज़ उठाना हम सबों का मौलिक अधिकार है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि क्लियर होगा। शिवम गुप्ता देयर नहीं होगा, हिम, सॉरी हिम नहीं, हिज। ओके चलिए ठीक है शिवम गुप्ता जी। हिज हिम में क्या कंफ्यूजन है आप इसे समझ लें। हिज जो है वो पॉसेसिव केस है ना, उसका, और हिम जो होता है
आई थिंक वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, उसे, है ना, हिम, अस, वी, अस का इन सबों का प्रयोग जो होता है, लेट हिम डाई, उसे मरने दो यार, तो इन सबों का प्रयोग जो होता है लेट वगैरह के सेंस में होता है। शुभांकर सर इच स्टूडेंट इन द क्लास का यूज नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ईच स्टूडेंट इन द क्लास हैज ए पेन, क्यों नहीं कर सकते हैं? शुभंकर राजन से बिल्कुल कर सकते हैं। ईच स्टूडेंट इन द क्लास हैज ए पेन, कक्षा में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके पास एक पेन है। ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, प्रत्येक विद्यार्थी तेज है, हर एक विद्यार्थी तेज है। हम खूब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, कॉमन इरर, देखिए फ्रेंड मैं पहले ही कह चुका हूँ कि टेंस है, इसका नाम ही कॉमन इरर है। ये बहुत ही सामान्य गलतियां होती हैं जिन्हें हम ध्यान ही नहीं देते, कह रहे यार ऐसा कभी हो सकता है, हम कभी सोचते ही नहीं है, तो ये सब वो गलतियां हैं। आइए फ्रेंड्स, ये एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग, आई थिंक ये इजी है। चलिए फिर भी आप एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग, नो इरर। चलिए क्विक करें फ्रेंड्स, देखें आप ऐसे से, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्या इस आसान क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं? चलिए फ्रेंड्स, बहुत कम समय मैं दे सकता हूं, हालांकि शायद हो सकता है कि मेरी बातें आप तक लाइव में बाद में पहुंचती हूँ, मुझे पहले ही समझ में आ जाती हैं, चलिए इसलिए मैं थोड़ा सा रुक सकता हूं। वरना ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपके पास 10 से 5 सेकंड की ही टाइम रहना चाहिए, आपको लेना चाहिए, दैट्स अ परफेक्ट टाइम। सो 5 से 10 सेकंड है फ्रेंड्स, अब आपके लिए 30 सेकंड मैंने कहा है, चलिए मैं 30 सेकंड तक वेट करता हूं आप में से किसी के रिस्पॉन्स का, अगर आप में से कोई देना चाहें। चलिए फ्रेंड्स, आई एम वेटिंग कि आप इसमें से इसका आंसर दें। एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग, नो इरर। बहुत ही आसान सवाल है, आप इसमें से जवाब दे सकते हैं। और आई होप कि अगर आपने थोड़ी बहुत भी इंग्लिश पढ़ी होगी तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद, जो इंग्लिश बैकग्राउंड के होंगे उन्हें पढ़ने के बाद ही इरर समझ में आ जाना चाहिए। ओके, शिवम गुप्ता जी ने इच कहा है, शुभंकर राजन ए कह रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके चलिए, और भी चलिए ठीक है, 2 जवाब है, कोई बात नहीं, मैं 2 को ही कंसिडर करता हूँ। एवरी वन ऑफ द फिल्म, देखिए इसमें तो कोई गलती नहीं है, एवरी वन ऑफ द फिल्म, ठीक है, फिल्म प्लूरल नाउन है, एवरी वन ऑफ द फिल्म, हर एक फिल्म में प्रत्येक हम प्रयोग कर सकते हैं इज एवरी वन का। शिवानी कुमारी जी ने बी कहा है। एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड, बिल्कुल सही बात है कि जितनी भी फिल्में तुमने सजेस्ट की या तुम्हारी सजेस्ट की हुई फिल्मों में से एक भी देखने लायक नहीं है, वर्थ सीइंग। देखिए वर्थ एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद हम जीरंड को फॉलो करते हैं। फ्रेंड्स जीरंड क्या होता है इसके बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियो में कभी बताऊंगा कि जीरंड और इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं। तो वर्थ के बाद हम जीरंड का फॉलो करते हैं। तो ये सीइंग यहाँ पे जीरंड जो है इसे वर्ब नाउन कहा जाता है, मीन्स ये वर्ब की तरह भी बिहेव करता है और नाउन की तरह भी। तो ये ठीक है, यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग, ये भी सही है। यहां पर देखें फ्रेंड्स, चलिए आप इसकी हिंदी अनुवाद करके देखें, मैं आपको हिंदी करके दिखाता हूं कि अगर मैं इसका आर रखूं, तुमने जितनी भी फिल्में बताई उनमें से एक भी देखने लायक नहीं है, या उनमें से एक भी देखने लायक नहीं है, क्या आप है के साथ जाएंगे या है के साथ? तुमने जितनी भी फिल्में बताई, सजेस्ट की, उनमें से एक भी देखने लायक नहीं है या एक भी देखने लायक नहीं है। इजी है फ्रेंड्स, नहीं है। आप हिंदी, इसलिए आपकी हिंदी अच्छी हो तो कैसे, हिंदी बैकग्राउंड वालों के लिए इंग्लिश ग्रामर और भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास तो हिंदी का भी नॉलेज है। सो इजी है फ्रेंड्स, देन द ऑप्शन इज, यहां पर आर की जगह इज होगा। एवरी वन ऑफ द फिल्म यू सजेस्टेड इज नॉट वर्थ सीइंग। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक आपके सामने मैंने आपको बताया। शुभम गुप्ता जी ने जी इज कहा था। ओके चलिए शिवम गुप्ता जी, आपका राइट आंसर है। मैं फिर से कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि मैं आप मेरे अगले सेशंस में भी जो ज्वाइन होना चाहेंगे, जिन्हें भी आप शेयर करना चाहें और उनसे पूछें, तो एक बात स्पष्ट रखें कि मैं इसमें से बहुत आसान क्वेश्चन चुन के आपके लिए नहीं लाऊंगा कि चलिए 10 क्वेश्चन है, बेहद आसान है, आप इसे बना लीजिए। ये काम मेरा नहीं होता कि मैं आपको इस तरह से भटका दूँ कि हाँ ठीक इज ही होगा। ओके बिल्कुल, हाँ शिवम गुप्ता जी, मैं भी वही कह रहा हूँ, इजी होगा। तो मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं आपको भटका दूं, हल्के हल्के 10 क्वेश्चंस बता दूं और आपको इस गलतफहमी में डाल दूं कि आप तो ठीक ठाक जान रहे हैं और अब सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो रही हैं। फ्रेंड्स जितनी भी अपने ढंग से मेरे अनुभव हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, और भी दूसरे लोगों से बात करने के बाद, कई फ्रेंड्स हैं, सर्कल्स हैं, तो उनसे ये बात करने के बाद, प्रीवियस क्वेश्चन देखने के बाद, मैं जो एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप, अगर जो क्वेश्चन होते हैं वो मॉडरेट टफ भी आ सकता है, ईजी भी आ सकता है, कुछ क्वेश्चन ईजी भी होते हैं, कुछ टफ भी होते हैं, तो मैं आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार करूंगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, द सेक्रेटरी। चलिए फिर मैं इसे थोड़ा सा मिटा दूं।
अब ठीक है, द सेक्रेटरी, पहले से मैं पढ़ देता हूं। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट, नो एरर। देखिए फ्रेंड्स, अब ये तो थोड़ा सा लंबा है। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। चलिए फ्रेंड्स, आप इसमें से क्या मानेंगे? ये निश्चित रूप से टफ क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए 30 सेकेंड्स है। आप में से अगर कोई जवाब देना चाहे, आपके पास 30 सेकेंड्स यहां पर मौजूद है। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग, ओके, आप देख सकते हैं, आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। चलिए फ्रेंड्स, आप में से अगर कोई जवाब देना चाहे तो क्विक कर सकते हैं, और फिर मैं से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए ज़्यादा टाइम्स तो मैं आपको दे ही नहीं सकता, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में इंग्लिश ऐसा नहीं कि 30 मिनट्स आप 30 सेकंड्स दिए जाएं, यहाँ पे मैं काउंट डाउन कर दूँ। ये सिर्फ 10 सेकंड की बात है, 10 सेकंड्स में आपको आंसर्स देने पड़ेंगे। और यकीन मानिए कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस की होंगे, अपने प्रैक्टिस करते रहते, तो आपका ब्रेन इस लायक हो जाता है कि इसका आंसर 10 सेकंड में ढूंढ सके। शिवानी कुमारी जी ने डी कहा है, ओके चलिए ठीक है, नो एरर, थैंक यू वेरी मच। और भी कोई आंसर देना चाहे प्लीज फ्रेंड्स, कोई देना चाहे तो क्विक करें। चलिए ठीक है, मैं इसका क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, मैं इसमें वेट नहीं कर सकता। एवरीवन ऑफ द द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर, यहां पे आर है, मैं लिख ही देता हूं, आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। शुभांकर राजहंस जी ने भी डी कहा है फ्रेंड्स, ठीक है, शिवम गुप्ता ने भी डी कहा है। याद करें कि कल के मैंने आपको एक बहुत अच्छा नियम बताया था कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में, कि अगर दोनों तरफ आर्टिकल का प्रयोग हो, कि यहां भी आर्टिकल हो, यहां भी आर्टिकल हो, तो दो अलग अलग आदमी बन जाएंगे। और अगर एक ही आर्टिकल हो तो वो आदमी सेम होगा। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज अगर होता तो मतलब सेक्रेटरी अलग होते, प्रिंसिपल अलग होते। यहां तो ऐसी कोई बात दिख ही नहीं रही है। जो सेक्रेटरी है वही प्रिंसिपल है, जो सेक्रेटरी है वही प्रिंसिपल है। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल। अब अगर ये एक व्यक्ति है तो फिर आर का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इज अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल एट द कलेक्ट्रेट। अगर ये दोनों अलग अलग होते, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, तो हम आराम से डी लगा देते, बट यहां ऐसा है नहीं फ्रेंड्स, ओके। तो यहां पर जो डी ऑप्शन होगा वो गलत होगा, ओके। शिवांगी कुमारी जी ने इज कहा है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, तो इज का प्रयोग करेंगे। द सेक्रेटरी, आर का प्रयोग हम नहीं करेंगे, हम इज का करेंगे। हाँ, अगर दोनों तरफ, द क्यों, ए को ही नहीं दीजिए, अगर ए सेक्रेटरी एंड ए प्रिंसिपल होता, आर का प्रयोग कर देते आराम से, ए एन दोनों तरफ रहे, अगर आर्टिकल दोनों साइड लगा रहे हैं तब, वरना फ्रेंड्स ये एक ही हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये लास्ट क्वेश्चंस होंगे आज के 3, तो प्लीज आप इसमें से इसका आंसर देने की देने की कोशिश करें। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नोवेल दैट आर इंटरेस्टिंग, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नोवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। चलिए फ्रेंड्स क्विक, आप में से कोई अगर जवाब देना चाहे तो इसे तेजी जवाब दे सकते हैं। कहां पे एरर है फ्रेंड्स? क्विकली आप जवाब दे सकते हैं अगर आप में से कोई चाहे। चलिए इंग्लिश, मैं जानता हूं कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप में से बहुत से लोग रीड करते होंगे, और बहुत से लोगों को ये तो एक डर भी लगता होगा कि इसमें कितनी चीज़ें सही हैं, कितनी चीज़ें गलत हैं। हो सकता है फ्रेंड्स कि आपके लिए चीज़ें थोड़ी टफ होती हों, बट प्लीज़, शिवानी कुमारी जी ने ये कहा है, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए आप में से और भी कोई जवाब देना चाहते हैं? बिल्कुल शिवानी कुमारी जी, थैंक यू वेरी मच कि इसी तरह से आप ट्राई करती हैं। ठीक है, आप ट्राई करते रहें फ्रेंड्स, गलती या सही कुछ नहीं होता। मैं पहले ही कह चुका हूं कि क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल भी इजी नहीं है, कि आप कुछ क्वेश्चंस तो बहुत इजी हैं। अमर साहू जी अभी लगता है, चलिए दैट आपने कहा है, आपने दैट में एरर ढूंढ लिया, चलिए ठीक है, हो सकते हैं क्योंकि आप सबने जरूर रूल्स पढ़े होंगे और उस रूल्स के आधार पर ही आप बोल रहे होंगे, ऐसा मुझे यकीन है। और उस जो कन्फ्यूजन्स होता है, हमें इसी कन्फ्यूजन को दूर करना है। ओके, चलिए 2 जवाब मेरे पास आए हैं, मैं 10 सेकंड और वेट करता हूं, कोई और जवाब आना चाहे तो ठीक है, वरना फिर मैं चलिए ठीक है, शिवानी कुमार जी, अमर साहू जी, चलिए ठीक है, हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो रूल्स मैंने आपको बताए कि देयर इज ओनली वन ऑफ हिज स्टोरी नॉवेल्स।
अब चलिए दैट, मैंने आपको बताया था कि दैट जो होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बारे में आप में से सब क्लियर होंगे। और रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट को फॉलो करता है, मतलब वो किस सब्जेक्ट के बदले आ रहा है। आप देखें दैट यहाँ किसके बदले आ रहा है, ओनली वन के बदले, कि देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नोवेल्स, तो उसके जितने भी नोवेल्स लिखे गए हैं। देखिए ओनली वन के बाद प्लूरल नाउन, काउंटेबल नाउन, बिल्कुल सही बात, क्योंकि आप काउंटेबल को गिन सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन बिल्कुल सही है। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नोवेल्स, ठीक है फ्रेंड्स, दैट। अब ये दैट किसके लिए आया, क्या ये नोवेल्स के लिए आया या ओनली वन के लिए? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ओनली वन के लिए आया है, तो देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नोवेल्स दैट नॉट आर एज। क्यों? क्योंकि दैट जो है वो ओनली वन के लिए आया है। दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो अपने एंटीसीडेंट को फॉलो कर रहा है, और इसका एंटीसीडेंट यानी ये किसके लिए आया, इसका जो पूर्ववर्ती है वो है ओनली वन। ओके फ्रेंड्स, सो ओनली वन जो है इसका एंटीसीडेंट है। अगर ओनली वन है तो फिर ये दैट का प्रयोग आप दैट के साथ आर का प्रयोग गलत होगा, दैट इज। आई होप फ्रेंड्स क्लियर हुआ होगा। सुभाकर राजेश ने दैट इज कहा, पता नहीं मेरे कहने के बाद कहा या पहले ही कह दिया। पहले कह दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, मेरे कहने के बाद कहा तो और अच्छी बात है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, नो एरर। 30 सेकेंड्स, आप में से जो भी इसका जवाब देना चाहें। मैं ओके पहले ही बताया था, चलिए थैंक यू वेरी मच। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इधर कोई ग्लास में एनर्जी ड्रिंक रखा हुआ है मैं उसे पीते जा रहा हूँ। यहाँ चूंकि जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी सी गर्मी है और गला भी सूख जाता है, इसलिए कभी कभी। चलिए फ्रेंड्स आपके पास 30 सेकेंड्स है, आप इसका जवाब दे सकते हैं। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, नो एरर। शिवम गुप्ता जी ने इज कहा है, ठीक है शिवम गुप्ता जी, थैंक यू वेरी मच। और भी इसका जवाब देना चाहें, अमर साहू जी ने आर कहा है, मीन्स आर इरर है। ओके, शिव गुप्ता जी कह रहे हैं कि आर की जगह इज होना चाहिए। ओके ठीक है फ्रेंड्स, आप में से और भी कोई जवाब देना चाहें? शुभंकर राजन ने भी इज कहा है, ठीक है वेरी गुड। आप भी और कोई जवाब देना चाहते हैं फ्रेंड्स? चलिए ठीक है, 3 जवाब आ गए, बहुत खुशी की बात है, हल्की इजी क्वेश्चंस था। द नॉलेज ऑफ, आसान सी बात है, ज्ञान। यहां पर आप देखें मैंने आपको कहा है कि आप सब्जेक्ट का जो सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट होता है उस पर फोकस करें। तो मेन सब्जेक्ट नॉलेज है, आर की कोई जरूरत ही नहीं है, इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। आई होप फ्रेंड्स क्लियर हुआ होगा। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, यहां पर देखिए अब ऐसे कैसे आप कंफ्यूज करेंगे, यहां पे 2 लैंग्वेजेस दिया हुआ है, आप सोचेंगे आर तो ठीक ही है यार, 2 लैंग्वेजेस है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, बट फ्रेंड्स मैंने आपको कहा यही हमारी यहीं पर दिस इज द दैट्स व्हाई वी नीड द प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस आपको बताती है कि नहीं आपको नॉलेज को केयर करना है, 2 लैंग्वेजेस को केयर नहीं करना है। 2 लैंग्वेजेस जो है वो सिर्फ सपोर्ट के लिए है, और दैट्स व्हाई दिस क्रिएट कंफ्यूजन। जब हम फ्रेंड्स पढ़ते हैं, जब हम भी चीज़ों को पढ़ते हैं, चाहे आप सेकेंडरी स्कूल पे पढ़ते हो या जिस लेवल पे पढ़ते हो, हमारा ध्यान हमेशा टफ रूल्स पे होता है, हम कॉमन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, और दैट्स व्हाई आप देख भी लें इन सेंटेंस का नाम ही होता है कॉमन इरर्स। ये कहीं भी नहीं कहा जाता कि स्पेशल इरर, ये कहीं से भी नहीं कही जा रही कि आप ऑक्सफोर्ड पढ़ के आए हो तभी आपसे ऐसा हो सकता है, आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ के आए हो जहां आपको हर चीज पर इंटरव्यू किया गया, आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड, नॉट नथिंग, दैट्स अ कॉमन मिस्टेक, दैट्स अ कॉमन मिस्टेक, दैट्स कॉल्ड यस कॉमन इरर्स। आइए फ्रेंड्स आज के लास्ट क्वेश्चन पे मैं चलूं। ये आसान सा है और आई होप कि आप, इट इज आई, यहाँ पे आई है फ्रेंड्स, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, नो एरर। अगर फ्रेंड्स आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हो या फिर आपने कुछ भी पढ़ाई की हो प्रोनाउन के बारे में, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स देखिए यही नॉलेज होता है कि आप अपने जितने आप चीज़ों को पढ़े हैं उनसे कनेक्ट कीजिए, क्या आप इसके सही आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। और शुभांकर राजन ने इट इज मी कहा है, ठीक है। और एक फ्रेंड्स आप जवाब देना चाहें? शिवानी कुमारी जी ने भी ए कहा है, ठीक है। चलिए और भी मैं वेट कर लूं इन्हीं का। और भी आप ऐसे कोई जवाब देना चाहते हैं फ्रेंड्स तो दे सकते हैं।
इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चंस देखे हों, मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए 10 इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या अंतर होता है। इन्फॉर्मेशन अगर आपने प्रीवियस में कोई शामिल हुए हो तो उन्होंने कॉन्सेप्ट देखा होगा वीडियो में, और वरना आपने किताबों में भी पढ़ा होगा। ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वही सब कुछ है, आपने गूगल पे भी पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आपने किताबों में भी पढ़े होंगे। तो क्या आप उन सबको रिकलेक्ट करके इसके सही आंसर्स तक पहुँच पा रहे हैं? और अगर सही आंसर तक पहुँच पा रहे हैं फ्रेंड्स, तो यू हैव नॉलेज, यू हैव, मतलब समझ लीजिए कि आपका CSSC में रिजल्ट होने से नहीं रुक पा रहा है, किसी भी कमीशन में नहीं हो पा, रिजल्ट होने से नहीं हो, मतलब नहीं रुकेगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। बट अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू रिकंसिडर अबाउट इट फ्रेंड्स। ये बहुत ही, मैं आपको बताऊंगा, जिसका आंसर बताऊंगा निश्चित रूप से आपको लगेगा कि मैंने इसे कहीं ना कहीं पढ़ा है, बिल्कुल लगेगा फ्रेंड्स। और आई होप कि इसका आंसर आपकी तरफ से सही आना चाहिए। 2 आंसर्स आ चुके हैं फ्रेंड्स, और भी अगर कोई आंसर्स देना चाहे तो आप अपनी नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं, क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं, या यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क मोर। अगर आप अपने प्योर नॉलेज, जितनी भी नॉलेज है, उसको लगा के इसका सही आंसर दे पाते हैं तो फ्रेंड्स आई कैन जज यू कैन क्वालिफाई एनी एग्जामिनेशंस। चलिए फ्रेंड्स, अभी तक तो 2 ही जवाब आए हैं। चलिए मैं पहले ये क्लियर कर दूं, इट इज मी। देखिए ये मैंने कहा ना, ये कॉमन एरर है। अब जैसे सुनते हैं कि इट इज आई, आपको लगता है कि नहीं यार, इट इज आई का तो होना ही नहीं चाहिए, इट इज मी। तो सही जवाब होगा इट इज मी। आप बिल्कुल दिमाग में आपको इंस्ट्रक्ट करता है, क्योंकि आप इट इज अस, आप नॉर्मल देखिए बोलने में हमारे मुंह को इट इज आई से थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, इट इज मी। इट इज आई थोड़ा ऑड, इट इज आई ऑड लगता है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज स्टक की हुई है कि अक्सर हम आई के साथ एम लगाते हैं। तो अगर इज है तो चलो ठीक है, फिर मी का प्रयोग करना चाहिए, आप इट इज मी यहाँ लगा देते हैं बड़े आराम से। यही तो कॉमन एरर है क्योंकि ये चीजें कॉमन है। इट इज मी कितने अच्छे सेंटेंस है, इट्स मी, आप इस सेंटेंस को भी यूज करते हैं। बट फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया था अपने क्लासेस में प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन को जब मैं सेक्शंस बता रहा था कि 3 रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, हु, व्हिच और दैट। व्हिच हमेशा आप नेगेटिव वस्तुओं के लिए यूज करते हैं, हु आदमियों के लिए यूज करते हैं, और दैट का प्रयोग आप दोनों के लिए कर सकते हैं। और जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनके बाद का जो वर्ब होता है, जैसे मैंने पिछली बार कहा, वो अपने एंटीसीडेंट, चलिए हु का एंटीसीडेंट कौन है, आई। इट इज आई बिल्कुल सही है, ये मैं हूं। अब ऐसा तो आपने देखा भी होगा, इट इज आई का हु का एंटीसीडेंट कौन है, आई। और आप, मुझे इतना लगता है, चलिए मैं 30 सेकंड का टाइम आपको और देता हूं कि मुझे ये बताएं कि आई के साथ कौन सा वर्ब लगता है। आई के साथ यहां पे कौन सा वर्ब लगेगा, लगता है तो बहुत से वर्ब है, लेकिन यहां पे कौन सा वर्ब लगेगा। आप ऐसे कोई अगर जवाब देना चाहे फ्रेंड्स कि यहाँ पर आई के साथ कौन सा वर्ब सुटेबल होगा, मैं ये कह रहा हूं कि आई हु का एंटीसीडेंट है, तो कौन सा वर्ब यहां पर होना चाहिए। इज की जगह कोई ना कोई वर्ब बदलेगा, कौन सा वर्ब वो होना चाहिए। इज के समानांतर, जैसे इज एक वर्ब है, उसी तरह से आई के लिए कौन सा वर्ब यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई जवाब देना चाहे, ओके, चलिए मैं ये बता देता हूं, इट इज आई हु, इज की जगह एम, क्योंकि हु एंटीसीडेंट फॉलो करता है, और इट इज मी सेंटेंस, और शिवम गुप्ता ने एम कहा था, तो इट इज आई हु एम टू ब्लेम, या मैं हूं जो कि इस बैड सिचुएशन के लिए जिम्मेदार हूं। इट इज मी नहीं, यह मैं हूं, इट इज आई हु एम टू ब्लेम। शिवानी को एम कहा, तो इसलिए मैंने फ्रेंड कहा था कि जो एंटीसीडेंट का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग करता है, और ये हमारे कॉमन सेंस पे करता है। किसी भी जबरदस्त प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा जानते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके कब हो। ओके फ्रेंड्स, तो और भी कई क्वेश्चंस हैं शायद, लेकिन चलिए 2 ले ही लेते हैं। ये 2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए ले ही लेता हूँ, लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस को सिर्फ मैं थोड़ा डील करना चाहूँगा। Romanticism of melancholy in art and literature are the reason for insensitivity for those suffering from depressions. Romanticism of melancholy in art and literature are the reason for insensitivity to those suffering from depressions. मेघा चौरसिया, गुड इवनिंग सर। चलिए गुड इवनिंग, बड़ी देर से आपकी नींद टूटी, चलिए खैर, जब जागो तभी सवेरा। फ्रेंड्स, आप इसमें से कोई आंसर्स देना चाहें, 30 सेकेंड्स आपके पास, मैं सीधे इसका आंसर्स दूंगा, क्यों ऐसा होगा, क्या होगा, ये मैं आप पर छोड़ूंगा कि क्या इसके आंसर्स क्या होने चाहिए, क्या नहीं।
इट विल टोटली डिपेंड टू ऑन यू। मैं इसके सिर्फ आपका आंसर्स बता दूंगा, इसका एक्सप्लेनेशंस मैं नहीं दूंगा, वो मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप इसे ढूंढें कि इसके एक्सप्लेनेशंस क्या होंगे। ओके, शिवम गुप्ता जी ने इच कहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और भी कोई जवाब देना चाहे? चलिए, शिवम गुप्ता जी लगातार अच्छा जवाब दे रहे हैं, शिवानी कुमारी ने भी जवाब दिया है, शुभंकर राजहंस भी दे रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप में से जो जो जवाब दे रहे हैं उनके लिए वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ लक। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, रोमांटिसिज्म ऑफ मेलनकॉली, रोमांटिसिज्म आप पहला चीजों को पकड़ेंगे इज। रोमांटिसिज्म ऑफ के बाद लगा हुआ है, सिंपल से भी चीजें हैं, तो रोमांटिसिज्म क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज का प्रयोग करेंगे। रोमांटिसिज्म ऑफ मेलनकॉली इन आर्ट एंड लिटरेचर इज द रीचर। नेक्स्ट है फ्रेंड, पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। मैंने बताया था आपको एज वेल एज और ऑल टुगेदर, अलॉन्ग विथ, लॉन्ग विथ कैसे जुड़ा रहता है। जब ये सब जुड़े रहते हो तो हम इसे कैसे प्रयोग करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आप में से कुछ का जवाब देना चाहें। पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। बहुत आसान सा प्रश्न है फ्रेंड्स, अगर इसमें से आप में कोई जवाब देना चाहे तो ठीक है, दे सकते हैं। चलिए, तो लास्ट वोट थी, क्लासेस भी खत्म। चलिए फ्रेंड्स, ओके, तो पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस, पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस इज, ठीक है फ्रेंड्स, एज। शिवम गुप्ता जी आपको फिर से बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आपने इज का जवाब दिया। जब भी ये एज वेल एज इस तरह से जुड़े रहे तो हम जो सेंटेंस होता है वो आगे वाले के हिसाब से देखते हैं। तो चलिए, पेशेंस है, पेशेंस आप जानते हैं कि पेशेंस मतलब धैर्य होता है, इज का प्रयोग कर देंगे। शिवानी कुमारी जी ने भी बी कहा। आई होप शिवानी कुमारी जी बिल्कुल सही जवाब है। आप अगर आपका ये एक्सप्लेनेशन रहा कि एज वेल एज और अलॉन्ग विथ जो होते हैं वो अपने आगे वाले के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, इसमें से और भी कई चीज़ें बची हुई हैं, कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं जो मैं परसों लूँगा, मतलब कल मेरी कोई क्लासेस नहीं है, परसों मेरी क्लासेस जो है उसमें मैं आपसे उस क्वेश्चंस को डील करूंगा इसी समय पर। तो फ्रेंड्स, इस बीच में आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप किसी खुद किताब से जाके किसी ग्रामर बुक से कर सकते हैं, ताकि जब मैं लास्ट क्लासेस लूँगा तो उसमें मैं करीब करीब आपको 30 से ऊपर क्वेश्चन डील करवाऊँगा, 30 से ज़्यादा लगातार, मतलब इससे दुगने क्वेश्चन डील करवाऊँगा। भैया, कैन यू प्लीज़ कॉल मी माई रियल नेम इफ़ यू नो इट? Yeah, I can. Is your real name Subhankar Rajans is Prince. You belongs to my village Kumardi. You study this time in Barauni. Okay, I think it's clear. And you want to become an IAS officer. Is it clear? Okay, friends. So patience as well as perseverance are necessary for success. ये तो हो गया था। इसी चीज को मैं, चूंकि यहाँ एरर भी है बट इसमें एरर नहीं है, जो स्टेटमेंट है उसमें एरर नहीं है। पेशेंस, धैर्य, और उसी के साथ साथ परसिवरेंस, मतलब सॉरी परसिवरेंस, हर चीज में सहने की आदत, सहने की क्षमता ही आपको ले जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो मैं परसों में फिर से समय पे मिलूंगा 30 क्वेश्चंस के साथ डील करने के लिए। आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप दूसरों के साथ लाइक भी कर सकते हैं, लाइक तो कर ही सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को। मैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बल्कि इसलिए भी कि फ्रेंड्स कि आपके जो फ्रेंड्स अगर आएंगे तो आपको उनके साथ कंपटीशन करने में मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा कि आप 4 लोगों को जानते हैं और अपने चारों में से कौन सा आंसर्स दे रहे हैं। आपको भी लगेगा कि आप उनसे बेहतर जान पा रहे हैं या वो आपसे बेहतर जान पा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए, सावन, हाँ ये तो मेरा ही नाम है, थैंक यू। शिवा होता कल नहीं हो क्लास? नहीं, कल नहीं होगी। देखिए, ऐसा है ना, किसी एच सर्किल में और भी विषय आते हैं शिवम गुप्ता जी, तो कल मेरी क्लासेज नहीं है, मेरी क्लासेज इसके बाद है, आई होप परसों है। तो तब तक अच्छा है, आपके पास भी एक दिन का टाइम है, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, बस इसी वादे के साथ कि अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मेरे क्लास को ज्वाइन करने के लिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।